दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 23। इसमें हम महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 23, महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके अपवाह, धारा, विशाल धारा या प्रवाह, या फिर जेट स्ट्रीम। तो आपको बताना है कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, धारा यानी करंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब सागरी जल एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहता है तो इसे धारा यानी करंट कहते हैं। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे अपवाह यानी ड्रिफ्ट कहा जाता है और इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल जलधारा यानी स्ट्रीम कहते हैं और इसकी गति प्रवाह धारा से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को धारा यानी करंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधारणतया किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती हैं। तो ऑप्शन देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, साधारणतया गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति के कारण सागरी जल का तापमान बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप सागरी जल का घनत्व अधिक कम हो जाता है और भूमध्य रेखी जलधारा के रूप में गतिशील हो जाता है। इस तरह भूमध्य रेखा पर जल की आपूर्ति के लिए ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर जल प्रवाह आरंभ हो जाता है। चूँकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली ठंडी जलधारा होती है तो यह ठंडी जलधारा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म होती है तो ये गर्म जलधारा कहलाती है। तो याद रखिएगा, सामान्यतया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधाराएं बहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखी धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। दोस्तों, हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखा, जो उत्तरी भूमध्य रेखी धारा है, ये ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखी धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन गर्म जलधारा है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जीके और जीएस के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, भूगोल विषय के अलावा। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, या क्यूराइल धारा। तो आप देख सकते हैं, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा और क्यूराइल धारा ये ठंडी धाराएं हैं। गर्म जलधारा ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। देखिए, दक्षिण विषुवत रेखी धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचती है तो दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है। यह एक अस्थायी और गर्म धारा है जिससे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट का काफ़ी दक्षिण तक का तापमान ऊंचा बना रहता है। पेरू, कैलिफोर्निया और क्यूराइल जलधाराएं ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो याद रखिएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये गर्म धारा का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, आपको बताना है। पेरू, एल नीनो, कैलिफोर्निया और नॉर्वे धारा। तो इसमें आप जानते हैं पेरू धारा और कैलिफोर्निया धारा। पेरू और कैलिफोर्निया यानी ए और सी आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। अल नीनो और नॉर्वे धारा ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, उत्तर विषुवतरेखी धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा और दक्षिण विषुवतरेखी धारा। तो इसमें आप देख सकते हैं उत्तर विषुवतरेखी धारा और दक्षिणी विषुवतरेखी धारा ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार में होगा। विषुवतरेखी धारा और दक्षिण विषुवतरेखी धाराएं गर्म धारा का उदाहरण हैं। कनारी और फॉकलैंड धारा ये ठंडी जलधाराओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। ब्राज़ील धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा और कनारी की धारा। तो आप देख सकते हैं लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी धारा ये ठंडी जल धाराएं हैं और ब्राज़ील की धारा जो है, ब्राज़ीलियन करेंट, ये दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म समुद्री धारा है। तो आप जान लीजिए कि ब्राज़ील की धारा ये अन्य धाराओं से भिन्न है क्योंकि ये गर्म जल धारा है, जबकि कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और फॉकलैंड धारा ये समुद्री धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा का उदाहरण है। ब्राज़ील, कनारी, पेरुवियन और बेंगुला। तो सही उत्तर है ब्राज़ील धारा। दोस्तों, दक्षिणी विषुवतरेखी धारा दक्षिणी अमेरिका के सैंट रॉक अंतरिक्ष से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा तट के सहारे ऊपर की ओर चली जाती है, जिसे उत्तरी ब्राज़ील धारा कहते हैं। दूसरी शाखा ब्राज़ील के तट के सहारे दक्षिण की ओर चली जाती है, इसको दक्षिणी ब्राज़ील धारा कहते हैं और ये गर्म जल धारा है। आप देख लीजिए कि दक्षिणी अटलांटिक धारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिसको बेंगुला धारा, ठंडी धारा कहते हैं। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। कनारी धारा और पेरुवियन धारा ये ठंडी जल धाराएं हैं। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की और पेरुवियन धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है। बेंगुला, ब्राज़ील, कनारी और लेब्राडोर। तो इसमें आप जानते हैं कि ब्राज़ील धारा ये गर्म समुद्री धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है। अगुल्हास, ब्राज़ील, कनारी और गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें आप देख सकते हैं कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, जबकि अगुल्हास, ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधाराओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुला, अगुल्हास, ब्राज़ील और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बेंगुला धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है। ब्राज़ील धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और बेंगुला धारा। तो आप जानते हैं ब्राज़ील धारा ऑप्शन ए ये गर्म समुद्री धारा है, जबकि कनारी, लेब्राडोर और बेंगुला धाराएं ये ठंडी समुद्री धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर। तो आप जान लीजिए अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर। गल्फ स्ट्रीम धारा अंध महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है और फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट करके हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है और गल्फ स्ट्रीम की खोज देखिए पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरी धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। तो याद रखिए गल्फ स्ट्रीम दोस्तों
एक गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो याद रखिए, गल्फ स्ट्रीम आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के तट पर ग्रीष्मकाल में एल नीनो धारा प्रकट होती है? ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू या फिर नॉर्वे। तो सही उत्तर है पेरू। देखिए, पेरू के तट पर ग्रीष्मकाल में एल नीनो धारा प्रवाहित होती है, प्रकट होती है, और इस धारा के विपरीत के इसको एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद काल में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है और एल नीनो को जन्म देती है। इस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। एल नीनो एक गर्म जल धारा है जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रीष्मकाल में एल नीनो धारा पेरू तट पर प्रकट होती है और ये एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न एल नीनो से संबंधित है कि एल नीनो क्या है? तो देख सकते हैं, एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली उष्ण यानी गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा, एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित एक उष्ण गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है एल नीनो क्या है? तो एल नीनो दोस्तों पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा एल नीनो कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये जीएस का भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक एल नीनो का प्रभाव नहीं है? भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा, पेरू तट पर भारी वर्षा और इंडोनेशिया में बाढ़। तो देख सकते हैं, भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा और पेरू तट पर भारी वर्षा, ये सभी एल नीनो के प्रभाव हैं। इंडोनेशिया में बाढ़ जो है एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो मौसम की एक महत्वपूर्ण परिघटना है। इसका आविर्भाव दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से पेरू तट के समीप पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है और इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी एशिया, मुख्य रूप से इंडोनेशिया और भारत के मानसून अत्यधिक कमजोर पड़ने के कारण प्रचंड सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन पेरू तट पर अत्यधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, एल नीनो ला नीना परिघटना के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? पहला है कि ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं, सही है। ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाती है, ये सही नहीं है। एल नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है, सही है। और ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल हो जाता है, सही है। तो एल नीनो परिघटना के संबंध में एल नीनो और ला नीना में ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ला नीना भी एक प्रतिसागरी धारा है। इसका आविर्भाव उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ला नीना और एल नीनो दोनों ही एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण ला नीना को माना गया। ला नीना किस प्रकार एल नीनो से अलग है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, देखिए, ला नीना का वर्णन विषुवत वृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया गया है। दूसरा है कि एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं, न तो एक और ना ही दो। आप देख सकते हैं कि ला नीना की असामान्य गर्म सागर तापमान नहीं होता है, बल्कि विषुवत वृत्तीय पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में
समुद्र सतह का तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है और इस प्रकार प्रथम कथन सही नहीं है। दूसरी ओर एल नीनो भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, वहीं ला नीना के फलस्वरूप मानसून सामान्य से बेहतर और सुदृढ़ होता है। तो इस तरह से दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, आपको बताना है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, पेरू जलधारा, बेंगुला जलधारा और फॉकलैंड धारा। तो याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा ये ठंडी जलधारा नहीं बल्कि गर्म जलधारा का उदाहरण है और ये उत्तरी अटलांटिक जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। और दोस्तों 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनको कि संयुक्त रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर धारा है? लेब्राडोर, केनारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई या उत्तरी अटलांटिक। तो सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक धारा, ये गर्म महासागरी धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है, आपको बताना है। अगुल्हास, एंटिल्स, हम्बोल्ट या कुरोसिवो। तो सही उत्तर है हम्बोल्ट जलधारा। दोस्तों ये ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। पेरुवियन जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं और ये ठंडी जलधारा है, जबकि अगुल्हास, एंटिल्स और कुरोसिवो ये गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर? देखिए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो सही उत्तर है हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। टर्बिडिटी धाराएं देखिए अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं और टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है और टर्बिडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पीजीटी परीक्षा में ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका सत्य नहीं है, ये गलत है कि टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है, ये आपका सही नहीं है। देखिए, टर्बिडाइट जो धाराएं होती हैं ये टर्बिडिटी धाराओं का भूगर्भिक जमाव है जो एक प्रकार से गाद या तलछट का प्रवाह है। तो आप देख सकते हैं कि टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से घिरी अपघर्षित निक्षेप होते हैं। टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं और टर्बिडाइट ये टर्बिडिटी धाराओं का भूगर्भिक जमाव है और जो एक प्रकार से गाद यानी तलछट का प्रवाह है जो गहरे समुद्रों में भारी मात्रा में गाद को वितरित करने के लिए जिम्मेदार है, ये ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। सुशिमा जापान सही सुमेलित है। ओयोसियो हिंदेसिया सही सुमेलित नहीं है। अगुल्हास मोजाम्बिक सही सुमेलित है और बेंगुला नामीबिया ये भी आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ओयाशियो समुद्री धारा बेरिंग जल संयोजक से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ प्रवाहित होती है और अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। सुशिमा जापान में प्रवाहित होती है, अगुल्हास मोजाम्बिक तट पर और बेंगुला नामीबिया तट पर प्रवाहित होने वाली धारा है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि समुद्री धारा और महासागर के नाम से सुमेलन करना है। आयोसियो धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है और बेंगुला धारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में और कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आप देख सकते हैं बी, डी, सी और ए।
तो बी, डी, सी और ए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। आयोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में और कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें समुद्री धारा और उनके महासागरों का देखिए। अगुल्हास धारा ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। क्यूरेशियो तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा को जो है एंटी करंट या विपरीत धारा भी कहा जाता है, और एल नीनो एक गर्म जल धारा है। तो यहाँ पर सही सुमेलन 1, 4, 3 और 2। तो 1, 4, 3 और 2 मिलान करते हैं। 1, 4, 3 और 2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें महासागरीय धाराएं और महासागर का नाम। तो अगुल्हास धारा आप जानते हैं कि दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो सदर्न पैसिफिक ओशन में हम्बोल्ट धारा। क्यूरेशियो धारा आप जानते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगुला धारा दक्षिणी अंध महासागर यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, कनारी, बेंगुला और क्यूरेशियो। तो सही उत्तर है क्यूरेशियो। क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, कनारी और बेंगुला ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। फ्लोरिडा धारा और लेब्राडोर धारा भी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यूरेशियो धारा देखी जाती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, क्यूरेशियो धारा प्रशांत महासागर में देखी जाती है। तो याद रखिएगा, क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है? देखिए, अगुल्हास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरी धारा या बेंगुला धारा। तो सही उत्तर है बेंगुला धारा। बेंगुला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। मोजाम्बिक और अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा या दक्षिणी हिंद महासागरी धारा ये भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरी धारा नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बेंगुला, पेरू, कनारी या फिर अगुल्हास। तो सही उत्तर है अगुल्हास। अगुल्हास जो जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, कनारी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है स्पेन के निकट 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर चलती है, दूसरी दक्षिण की ओर मुड़कर स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे बहती है। यह कनारी द्वीप के पास जाकर निकलती है, इसलिए इसका नाम कनारी धारा पड़ गया है। अगला प्रश्न है, कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर? तो सही उत्तर है कनारी ठंडी धारा अफ्रीका के तट के निकट प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, हम्बोल्ट धारा दोस्तों ये दक्षिणी प्रशांत सही सुमेलित है। फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक सही सुमेलित है। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक, याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत में नहीं। मोजाम्बिक धारा आपका हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत में प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक में, लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और दक्षिणी जो दोस्तों मोजाम्बिक धारा है ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपको बताना है कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये है क्यूरोशियो धारा। क्यूरेशियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि क्यूराइल धारा जो कि ठंडी जल धारा है, ये बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर उसके उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा फिलीपाइंस के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा में उन्मुख होकर क्यूरेशियो धारा को जन्म देती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्यूरेशियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा या ब्लैक करेंट के नाम से पुकारते हैं। तो उत्तर है क्यूरेशियो धारा। क्यूरेशियो धारा का रंग गहरा नीला होने के कारण इस धारा को जापानी लोग काली धारा कहते हैं। ये गर्म जल की धारा है जो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा सनातन पवनों के प्रभाव से जहां उत्तर की ओर मुड़ जाती है, वहीं से यह धारा बहती है। दक्षिणी मध्य चीन के तट के सहारे प्रवाहित होती हुई रिक्यू द्वीपों के निकट पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आने के पूर्व ही ये पूरब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, जापान के दक्षिणी सागर में ये धारा दो भागों में बंट जाती है। एक धारा जापान के पश्चिम में सुसीमा धारा के नाम से जापान सागर में होकर बहती है और दूसरी शाखा जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई क्यूराइल द्वीपों तक पहुंच जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह पर के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय यानी सर्क्यूट्स संचरण को दर्शाता है। कन्वेयर बेल्ट संचरण, इसमें देखिए कन्वेयर बेल्ट संचरण, जायर संचरण, तटीय उत्प्रवाह या तटीय अप्रवाह। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा महासागर की सतह पर गर्म जल और गहराई से ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय सर्क्यूट्स यानी संचरण को दर्शाता है। तो ये है कन्वेयर बेल्ट संचरण। कन्वेयर बेल्ट संचरण महासागरों की सतह के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथ यानी सर्क्यूट्स के रूप में संचरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। ये आपका सही नहीं है। कारण है कि इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं और प्रचलित पवनों से अधिक प्रवाहित होता है। तो ये आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कथन गलत है, कारण सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चूँकि उष्णकटिबंधीय जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधों में महासागरों के पूर्वी तट से जलवायु द्वारा बहा लिया जाता है, जिससे वहाँ नीचे से जल ऊपर आता है, वहाँ सतह का तापक्रम कम हो जाता है। वहीं इसके विपरीत पश्चिमी सतह पर क्या होता है कि गर्म जल का संग्रह होने से वहाँ तापक्रम उच्च हो जाता है। इसलिए उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। तो वो ग्रुप बताना है कौन सी धाराएं हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा ये मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती हैं। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा जो है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा, ऑप्शन बी। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा आप जानते हैं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है और उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है और हिंद महासागर में उत्तर विषुवतीय धारा का स्थान मानसूनी धारा ले लेती है। शरद काल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, वहीं ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रवाहित होती है।
अगला प्रश्न देखिए, कुछ कथन दिए गए हैं और इनके आधार पर आपको उत्तर बताना है। पहला कथन है, दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। सही है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। सही है। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। ये सही नहीं है। और दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब और पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब को इंगित करता है। ये आपका सही है। तो सही उत्तर 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, दक्षिणी दोलन की उच्च प्रावस्था सकारात्मक सूचकांक को इंगित करता है और इसके प्रभाव से धरातली सतह पर प्रबल पूर्वी हवाएं प्रवाहित होती हैं। ला नीना सक्रिय हो जाती है, मानसून शक्तिशाली हो जाता है और इस तरह दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक प्रबल व्यापारिक पवनों का सूचक है। अन्य सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, मैक्सिको तट से फिलीपींस तट तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है? ऑप्शन देखिए, कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी भूमध्य रेखी धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा या फिर क्यूरेशियो धारा। तो सही उत्तर है, मैक्सिको तट से फिलीपींस तट तक एक नाव जाने में उत्तरी भूमध्य रेखी धारा सहायक हो सकती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उत्तरी भूमध्य रेखी धारा या विषुवत रेखी धारा मैक्सिको तट से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हुई फिलीपींस तट तक पहुंचती है और प्रशांत महासागर के पूर्व में कैलिफोर्निया धारा तथा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के योग से इस धारा का आविर्भाव होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर से संबद्ध है? फ्लोरिडा, कनारी, अगुलहास या क्यूराइल? तो अगुलहास जो है ये हिंद महासागर की धारा है, ये गर्म जलधारा है। तो अगुलहास गर्म जलधारा का उदाहरण है। पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधाराएं ये हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। और इसमें ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर से संबद्ध है। इसमें आयोग ने ऑप्शन सी दिया था, जबकि ये गर्म जलधारा है। अगर जो इसमें पूछता कि कौन सी एक गर्म जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अगुलहास धारा। लेकिन अगुलहास धारा ठंडी जलधारा का नहीं बल्कि गर्म जलधारा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत दीवार या जिसको कोल्ड वॉल कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? ब्राज़ील धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा या गल्फ स्ट्रीम से? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम से। शीत दीवार तट के पास अपेक्षाकृत ठंडे जल की धनराशि गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम धारा दाहिनी ओर सारगेसो सागर और बाईं ओर शीत दीवार से अलग अलग रहती है। तो याद रखिएगा, शीत दीवार गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।